नमस्कार दोस्तों, KMIQ यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स के 12 फिजिक्स है ना, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक वो है हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर फर्स्ट में विद्युत द्विध्रुव। उसके कारण जो निरक्ष रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित हो, निरक्ष यानी कि एक तो जैसे ये द्विध्रुव है, जैसे मान लो ये है माइनस के क्यू और ये है प्लस के क्यू, यानी कि प्लस क्यू और माइनस के क्यू दोनों अगर परस्पर आर दूरी पर वो स्थित हो उसे तो हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ओके, अब देखो, अब ये है, अब इसके अगर ये वाले इस बिंदु पर हम ज्ञात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इस बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो कौन सी होगी? अक्ष रेखा। ये देखो ये वाली अक्ष रेखा है ना, तो इस प्रकार से। अब निरक्ष रेखा कौन सी होगी? जो इसकी अक्ष रेखा, इसके लंबवत जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम? निरक्ष रेखा, यानी कि ये वाली इसके लंबवत, यानी इस बिंदु पर अगर हम ज्ञात करेंगे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कौन सी होगी? निरक्ष रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, आज हम अक्ष वाला नहीं पढ़ेंगे, आज अक्ष वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको निरक्ष वाला पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2019 में भी पूछा गया था, 2017 में, और 2000 जो अभी 23 का पेपर लगा उसमें भी पूछा गया है, तो ये कन्फर्म आ सकता है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। तो चलते हैं हम दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे। अब देखो, अब सबसे पहले क्या बनाना है, मैं ये दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसे आएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। देखो हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर, यानी निरक्ष कौन से बोलते हैं हम? जो इसके अक्ष रेखा होती है उसके लंबवत, यानी जो मूल बिंदु होता है, मतलब जो मध्य बिंदु होता है ना, उसके जो लंबवत जो खींची गई रेखा है उसको क्या बोलते हैं? निरक्ष रेखा बोलते हैं। तो निरक्ष रेखा पर स्थित जो बिंदु है उस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना चाहिए, तो चित्र बनाना आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है माइनस क्यू चार्ज है और एक कौन सा चार्ज है? प्लस का क्यू चार्ज है। अब इन दोनों के बीच की अगर दूरी कौन सी है? 2a, ये इन दोनों के बीच की दूरी है 2a, समझ गए? यानी कि अगर इसका मूल बिंदु मान लिया मैंने O, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। आपको सबसे पहले क्या बनाना है? विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प विस्थापन 2a ये वाला अल्प विस्थापन अगर इन पर रखे हो तो उसे जो बना गया जो निकाय है उसको क्या बोलेंगे हम? विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव बनाना है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये इसका है क्या है? मूल बिंदु है। अब ये मूल बिंदु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉरी मूल बिंदु नहीं है, ये है मध्य बिंदु। अब ये मध्य बिंदु, तो ये देख लो, ये बन जाएगा हमारा क्या, ये तो हो जाएगा A, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। यानी कि दोनों को क्या कर रहा है? बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद में क्या करना है, मैं अब लेना है, एक निरक्ष रेखा पर एक बिंदु लेना है। मैंने ये मान लिया जी ये बिंदु है और ये है, इसके लंबवत ले लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये बिंदु मान लिया मैंने P, ये P बिंदु निरक्ष रेखा पर स्थित एक बिंदु है, और इस बिंदु पर हमें क्या करना है? इस विद्युत द्विध्रुव यानी कि दोनों के दोनों आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान ज्ञात करना है। अब ये देखो, ये है बिंदु P। अब बिंदु P पर हम दोनों आवेश के कारण क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र की पहले तो क्या देखेंगे? डायरेक्शन देखेंगे। अब डायरेक्शन से पहले ये समझ लो आप, जैसे कोई माइनस क्यू आवेश है, अब ये माइनस क्यू आवेश है, इसकी यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा ये अपने से बाहर निकालता है, बाहर से अनंत लेता है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की, यानी कि जो माइनस क्यू होता है ना, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की रेखा होती है वो अनंत से इसकी तरफ आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो इसमें बल लगता है वो अंदर की ओर लगता है, जबकि जो प्लस क्यू आवेश होता है ना, यानी प्लस क्यू आवेश, वो उसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये अपने से अनंत पर भेजता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब देखो बिंदु P है, तो सबसे पहले क्या लगाएगा? माइनस क्यू आवेश है वो इस पर बल लगाएगा, यानी माइनस क्यू आवेश में विद्युत क्षेत्र की रेखा को ये डायरेक्शन दर्शाती है, यानी कि ये इस बिंदु P पर जो है इसको धकेलेगा या फिर अपनी ओर खींचेगा। तो ये देखो,
ये देखो ये मैंने मान लिया एक डायरेक्शन, ये है बिंदु और माइनस क्यू आवेश की दूरी है, ठीक है। तो ये है ना माइनस क्यू आवेश, इस बिंदु पी पर कौन सा मतलब कि किस तरफ बल लगाएगा, ये अपनी ओर खींचेगा या फिर इसको धकेलेगा। ये देख लो माइनस क्यू आवेश अनंत से अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ग्रहण करता है, तो यानी कि ये वाला अंदर की ओर डायरेक्शन आएगी इसकी, कौन से की, E1 की या फिर E2 की। जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र लगेगा कौन सा, इनेट लगेगा, मतलब कि एक का जो संपूर्ण भाग होता है वो लगेगा, लेकिन जो थोड़ा सा अल्पांश है वो किधर जाएगा, E1 आएगा। और फिर ये देखो विद्युत क्षेत्र की, ये देखो ये मैंने दोनों के बीच की दूरी ली। अब जो ये प्लस क्यू आवेश है वो क्या करेगा, प्लस क्यू आवेश बिंदु से यानी कि ये अपने से विद्युत क्षेत्र निकाय उत्पन्न करेगा और अनंत पर भेजेगा, यानी कि इसको धकेलेगा। तो ये किधर जाएगा, ये मान लो ये हो गया कौन सा, E2। क्योंकि जो E1 और E2 का योग होगा वो क्या होगा, जो संपूर्ण हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दोनों के योग से ज्ञात करेंगे। लेकिन योग से तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, योग से तो हम तब ज्ञात करते हैं जब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में लगते हैं दोनों की दोनों, तब योग कर लेते हैं। अगर अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं तो मतलब कि थोड़ा घटा देते हैं दोनों को, तब आंसर आ जाता है। लेकिन ये देखो ये तो एक तो इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके लिए देखो ये वाला कोण मान लिया मैंने थीटा, ठीक है, और ये मैंने बीच वाली रेखा भी मिला दी है, ये देखो ये इस प्रकार से ये वाला कोण मैंने मान लिया है थीटा, ठीक है। पहले आप चित्र समझ लीजिए, ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण थीटा है, तो फिर देखो इसके विद्युत क्षेत्र के घटक है, तो अब देखो ये वाला कोण मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब एक बार थीटा को हम साइड में रख देते हैं, पहले एक चीज समझ लो, जैसे ये मान लिया मैंने आपको बताया था ना अभी कि दो जुड़ते कब है और दोनों मतलब घटते कब है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि विद्युत क्षेत्र की जो इनेट जो होगा वो किस तरफ लगेगा, तो इनेट किस तरफ लगेगा, जैसे ये एक तो धकेल रहा है इसको इस तरफ और एक धकेल रहा है इसको इस तरफ, यानी कि जैसे मान लो कि एक कील है, ओके, एक कील को कोई तो इस तरफ खींच रहा है और कोई इस तरफ खींच रहा है, तो जैसे वो इन दोनों ऐसे प्रकार मतलब कि इस प्रकार से खींचेंगे तो कील क्या आएगी, सीधी डायरेक्शन में क्या आएगी, बाहर आएगी, ठीक है। तो वैसा ही फॉर्मूला आ गया होगा, एक इस तरफ खींच रहा है और एक इस तरफ खींच रहा है, तो ये जो इनेट लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, समझ गए ना। मतलब कि एक E1 जो विद्युत क्षेत्र है, इन E1 जो रेखा है वो उसको अपनी ओर इस तरफ खींच रही है और जो E2 है वो ऊपर की ओर खींच रही है, तो दोनों इस प्रकार से खींचेंगे ना, तो क्या होगा, जो यहाँ पे ये है ना, ये इसकी डायरेक्शन लंबवत होगी, ठीक, ओके। तो ये वाली होगी इनेट की, ये इनेट की डायरेक्शन होगी। अब क्या करना है, अब इनेट रहना है, ये मान लिया मैंने, ये देखो ये वाला थीटा कोण है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये देखो ये कौन सा कोण हो गया, ये एकांतर कोण के द्वारा कौन सा हो गया, थीटा कोण हो गया। तो ये वाला थीटा, तो ये वाला थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस पे देखेंगे कि इस पे बल कैसे लगाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये E1 और ये E2 है, इन दोनों को हम घटकों के रूप में करेंगे, ताकि हम क्या निकाल सके, इसका आंसर निकाल सके। इसका आंसर निकालने के लिए देखो आपको घटकों के रूप में वियोजित कैसे करते हैं। जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये बीच से एक रेखा चलेगी। अब ये मैंने मान लिया P बिंदु। अब इन दोनों को, P बिंदु को और ये वाला कोण है थीटा, अब इसको दोनों घटकों के रूप में वियोजित करना है। तो ये दोनों क्या होंगे, लंबवत रूप में होंगे। तो देखो जो थीटा वाली साइड है उसकी तरफ तो क्या होगा, P कोस थीटा। ये जो P यानी ये वाला यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई F आ सकता है, P आ सकता है, B आ सकता है, कुछ भी मतलब विद्युत क्षेत्र आ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे P वेक्टर भी आ सकता है। तो ये P वेक्टर यहाँ पे है, तो थीटा वाली साइड अगर हम इसको घटकों में वियोजित कर रहे हैं अगर हम इसको घटकों के रूप में वियोजित कर रहे हैं ना, तो वियोजित करने पर क्या होगा, जो थीटा वाली जो साइड होगी, यानी जिसके मतलब द्वारा यानी जिन दो रेखाओं के बीच में थीटा कोण बन रहा है ना, उस रेखा के जो जिसके टच में है उस पे बनेगा कोस थीटा का घटक आएगा, ओके। और जिसपे नहीं है उस पे क्या आएगा, साइन थीटा का, यानी ये हो जाएगा P साइन थीटा। यहाँ पे वेक्टर तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर तो यहाँ पे भी वेक्टर लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो दो घटकों के में वियोजित करते हैं। तो इसके अंदर देखो ये वाला कोण थीटा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले E1 है उसको क्या करेंगे, घटकों के रूप में वियोजित करेंगे। तो इसको घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, चलो। तो ये देखो ये E1 है, तो ये E1 इस तरफ लग रहा है, इसको देखो उल्टी ये वाली आकृति है, सेम टू सेम। अब इस आकृति को ऐसे उल्टा घुमा दोगे तो ये वाली आकृति बन रही है, देख लो, ये देखो ये और ये देखो लो, इस प्रकार से, समझ गए ना, इस प्रकार से बन रही है। और मैंने आपको एक चीज बताई नहीं पहले, ये देखो ये O और P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ये R दूरी पर स्थित है। ये जो हमें अक्ष में और निरक्ष में लेते हैं ना, तो बिंदु P की दूरी हम R लेते हैं मूल बिंदु से, ठीक है। ये मूल मतलब ये जो मध्य बिंदु से दूरी हम R लेते हैं, और जो दोनों के बीच का जो अल्प स्थापन उसको लेते हैं हम 2a दूरी
तो ये निश्चित है, ये यही लेते हैं, मतलब इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेनी है। ये दोनों के बीच की दूरी में 2a ही लेनी है और इसकी r ही लेनी है, क्योंकि इससे डेरिवेशन मतलब लगभग जितने भी हमें जो एनसीईआरटी बुक है ना उसके अंदर भी आपको r ही दे रखा है, तो आपको r ही लेना है। अब इसके बाद में देखो ये वाला थीटा कोण है, तो ये वाला थीटा कोण है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसके टर्म में विभाजित करेंगे E1 को, तो ये देखो ये थीटा के पास वाली है भुजा, तो ये कौन सी हो जाएगी E1 cos थीटा, ये तो हो जाएगी E1 cos थीटा। अब देखो ये वाली दूसरी भुजा, तो ये कौन सी हो जाएगी E1 sin थीटा। अब देखो दोनों को घटकों में विभाजित कर दिया। अब जब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी कौन सा हो जाएगा थीटा। कैसे होगा, जैसे ये देखो ये वाला हो गया 90 डिग्री, अब ये देखो ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, तो इसके द्वारा आपको थोड़ी कैलकुलेशन होती है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, बाकी इसमें थोड़ा घटा उठा के होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, मतलब दूसरी वीडियो में बता दूंगा या फिर इसका सोल्यूशन वैसे आपको सोल्व करके बता दूंगा। तो आप देखो ये वाला है, अब ये वाला थीटा हो जाएगा, तो E2 को भी हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। अब जो थीटा वाली भुजा है यानी थीटा की जो जॉइंट में है, इस थीटा की जो जॉइंट में भुजा है वो कितनी हो जाएगी E1 E2 cos थीटा घटकों में विभाजित करने पर, और ये वाली हो जाएगी E1 E2 sin थीटा। समझ में आ गया ना, एक होगी E2 cos थीटा और एक होगी E2 sin थीटा। तो इसी प्रकार से दोनों को हमने घटकों के रूप में विभाजित कर लिया। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों को सबसे पहले तो मैं ये देखो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का होता है E1 इज इक्वल टू, अगर मान लो E ज्ञात कर रहा हूँ मैं तो उसके लिए सूत्र होता है Q/r², ये वाला सूत्र होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें K तो कांस्टेंट होता है तो वो हमें सबसे पहले से दे रखा होता है। Q आवेश चाहिए तो Q में दे रखा है। अब R चाहिए, R आवेश चाहिए ना, तो R सॉरी इसकी दूरी चाहिए ना, और दूरी कितनी है, अब देखो प्लस Q सॉरी ये माइनस Q आवेश की देख रहे हैं, तो माइनस Q आवेश की P बिंदु से दूरी देखनी है हमें, तो वो हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ज्ञात कैसे करेंगे, देखो ये वाली दूरी हमारी A है, ये वाली दूरी A है, ये वाली R है, और ये कौन सा है एक समकोण त्रिभुज है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या करेंगे, ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे। तो मैंने ले लिया त्रिभुज ये A है, ये वाला बिंदु B है। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज AOP में, ठीक है, AOP त्रिभुज लेंगे हम, और दोनों त्रिभुजों को लेके देखिए इस प्रकार से करेंगे हम, एक त्रिभुज लेके फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ये कर्ण वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है और आधार और लंब वाली भुजा हमें दे रखी है। तो आधार वाली कितनी दे रखी है, एक भुजा, तो ये हो जाएगी A² प्लस का R², ठीक है। ये वाली देखो ये वाली लंब वाली भुजा यानी थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, लंब, और जो थीटा की जो जॉइंट में होती है वो कौन सी होती है, आधार वाली रेखा होती है। अब इसके बाद में देखो, अब जो ये तिरछी रेखा होती है ना, ये तो समकोण वाली होती है, और एक तिरछी रेखा जो सबसे लंबी होती है वो कौन सी होती है, कर्ण। ओके, अब ये A² हो गया, R² हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर ये आ गया। अब जो स्क्वायर है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, या फिर स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो ये लो जी हमारी क्या आ गई, एक कर्ण की जो ये वाली भुजा आ गई, यानी ये वाली भुजा कितनी है, मैं इसको थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, ये E1 हो गया, ये वाली भुजा आ गई हमारी A² प्लस R², ये वाली भुजा आ गई हमारी। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे, इसमें भी R और A सेम दे रखा है, तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये वाली कितनी होगी, R² प्लस के A²। अब इसके बाद में देखो, अब देखो हमने क्या कर लिया, पूरा चित्र था ना, जितना भी डायग्राम था वो सारा बना लिया है, और बाकी जो इसमें हमें जो दर्शाने थे, यानी कि जो E2 cos थीटा एक घटक, यानी कि जो E1 जो हमें विद्युत क्षेत्र था उसकी जो दो घटकों में विभाजित करना था। अब वो आपको ये मन में डाउट आ रहा था होगा कि आपको ये नहीं E1 को आपने किया क्यों, घटकों में विभाजित क्यों किया, तो वो इसलिए क्यों, क्योंकि हम जो इनेट ने इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, E1 और E2 को क्या किया, घटकों में विभाजित किया, क्योंकि ये दो डायरेक्शन आ रही है, इसके द्वारा हम इनेट ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
अब देखो इसके दो घटकों में विभाजित कर दिया ना, तो एक घटक तो इस तरफ चले गया और इसका एक घटक इस तरफ चला गया। अब ये देखो ये दो घटक इस तरफ चले गए, तो इससे क्या हुआ कि ये है ना, इससे हम क्या करें, इनेट ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बाकी आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलते हैं अब करण में जो ये वाली भुजा थी वो भी हमने याद कर लिए, यानी कि ये वाली भुजा थी, ये और ये वाली भुजा दोनों याद कर लिए। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र याद करेंगे। तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इधर से हम क्या करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे बड़ी दिक्कत आती है डेरिवेशन में। अब डेरिवेशन में ना, अगर आप एक बार डेरिवेशन में दिक्कत आती है आपकी कि आप शुरुआत कहाँ से करें, उसमें आती है दिक्कत। तो शुरुआत को समझ लीजिएगा, बाकी आपको यानी सबसे पहले तो आपको ये शुरुआत में आपको AOP में एक कोई भी त्रिभुज लेना है, या फिर आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। कोई भी एक त्रिभुज ले लेना है और उसके बाद में आपको एक भुजा निकाल लेनी है, दोनों की दोनों भुजा निकाल लेनी है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, अब डेरिवेशन को स्टार्ट कहाँ से करना है उसमें दिक्कत आती है। भाई आप स्टार्ट कर लोगे ना एक बार, उसके बाद में तो अपने आप ही सारे के सारे आंसर आ जाएंगे, मतलब सारा का सारा डेरिवेशन हम सॉल्व कर देंगे। तो स्टार्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो E1 यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये दोनों चीज़ें याद करनी है। आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम याद करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सा विद्युत क्षेत्र लग रहा है, E2। ओके, तो E2 क्या करेंगे, तो E2 देख लो, यहाँ पे लिख दिया मैंने E2। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, KQ/में R²। तो R तो देखो सबसे पहले क्या लेना है, मैं K, यहाँ पे लिख दिया मैंने K। आवेश कितना है, Q आवेश है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने Q आवेश, KQ/में। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी यानी बिंदु और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, √R² प्लस A²। ओके, तो ये लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा √R² प्लस के A² का स्क्वायर। ये आ गया ना समझ में। अब इसके बाद में क्या करेंगे, बराबर लेंगे, तो ये KQ/में। ये देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, यानी रूट की क्या है स्क्वायर, इससे क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये आ गया R² प्लस के A²। ये आ गया हमारा, डायरेक्ट आ गया। ये हम इसको मान लिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, माइनस ये हमने के लिए सबसे पहली स्टेप थी हमने प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या याद करेंगे, माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये कौन सा लग रहा है, ये देखो E1 लग रहा है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो, अब इसमें K और Q तो हमें दे रखा है, ठीक है, हमें क्या देखना है, इन दोनों की दूरी देखनी है। तो बिंदु P की माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, √R² प्लस A²। तो निकालो जी, E1 = आ जाएगा KQ/में R² प्लस के A², और ये रूट में आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस क्यू दे रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू दे रखा है, आपको माइनस प्लस में बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखो √R² प्लस A² क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। तो होल स्क्वायर आने के कारण क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो इसका आगे आ जाएगा KQ/में R² प्लस के A²। अब इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखो आप ये E2 और E1 दोनों के देखो परिमाण समान आ रहे हैं, इसका भी आ रहा है KQ/में R² प्लस A², और E1 का क्या आ रहा है, KQ/में R² प्लस के A²। और दोनों को दोनों समान आ रहे हैं, तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि, यानी कि हम लिख देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो E1 और E2 दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है। E1 बराबर E2, यानी E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन अब इनके घटकों को बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E sin θ और E sin θ। अब इन दोनों को E1 और E2 के दोनों के परिमाण तो बराबर हो गए, लेकिन इनके घटकों के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो E sin θ और E sin θ दोनों के परिमाण समान हो गए ना। अब देखो ये E एक तो जा रहा है नीचे की ओर E sin θ, और एक E sin θ क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बाकी जो है E cos θ और E cos θ के घटक बच गए ना, यानी E1 E2 को छोड़ दो क्योंकि ये क्या है, दोनों इक्वल है। ओके, तो अब E cos θ और E cos θ के घटक दोनों की जुड़ जाएंगे, और जुड़कर जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे, इसका E नेट का मान आ जाएगा।
तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, एक लाइन लिखनी पड़ेगी नीचे। कैसी लाइन? अब मैं इस चित्र को मिटा दूं, इस चित्र को मिटाने में तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो मैं नीचे वाला इस साइड का मिटा देता हूँ। ओके, अब देखो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, कि जो जो E1 विद्युत क्षेत्र और E2 विद्युत क्षेत्र, ये तो हमने लिख दिया है, अतः स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 1 और 2 से जो E1 बराबर क्या आ गया हमारा, E2 आ गया। आपको दूसरी चीज ये लिखनी है आपको कि E1 sin थीटा, ये देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इन दोनों के घटक क्या है, आपस में बराबर है, परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में देखो विपरीत है दोनों। तो दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, ये आपस में निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जो E cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों के घटक परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में भी सेम है। ठीक है, दोनों में सेम है, तो इन दोनों घटक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो E नेट लगेगा वो कौन सा लगेगा, देखो E नेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा E cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा, ये हमारा आ जाएगा E नेट का मान। अब E नेट का मान देखो E1 और E2 में देगा पहले से, यानी हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से बता दिया कि E1 और E2 बराबर है। तो अब E1 और cos थीटा और E2 cos थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, E नेट बराबर E cos थीटा प्लस के E cos थीटा। अब E cos थीटा और E cos थीटा दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2E cos थीटा। तो ये बन जाएगा E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा। अब क्या करेंगे, E का मान रखेंगे और cos थीटा का मान रखेंगे। cos थीटा का मान कैसे रखेंगे, ये देखो ये वाला कौन क्या हमारा थीटा है। अब देखो cos का सूत्र क्या होता है, cos थीटा, ये जो आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला मेथड आपने की लाल बटा काका वाला, जैसे कि LAL KA, लाल बटा काका वाला फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा, उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा क्या है। ये एक में आता है, वैसे एक लाइन आती है, तो साइन कोस टेन इस प्रकार से आते हैं। तो साइन का क्या होता है और कोस का क्या होता है, कोस का आता है आधार बटे करण। आधार बटे करण मतलब कि A अपोन में करण, यानी कि आ जाएगा A अपोन में रूट A स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान आ जाएगा हमारा A अपोन में A स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर रूट में आएगा। ये किस प्रकार से निकाला, आधार बटे करण के सूत्र से। ओके, और E का मान देखो ये वाला, ये के अपोन में R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी आप इसे नोट कर लेना, मैं भी थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसको आप नोट कर लेना, बाकी आगे मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला निकाले मैंने E cos थीटा का। अब मान रखेंगे E नेट याद करना है, तो ये देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे E नेट इज इक्वल टू, इसके बाद में देखो 2 इंटू E cos थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणा E का मान, देखो E का मान हमें दे रखा था के क्यू अपोन में R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर, तो ये होगा के क्यू अपोन में R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर, ये मैं दे रखा था, जो E का मान था वो लिख लिया हमने। अब क्या लिखेंगे, कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान क्या है, A अपोन में A स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा इंटू A अपोन में R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर। अब जो रूट होता है उसको मैं प्लस, मतलब रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है ना, तो मैं R स्क्वायर प्लस की A स्क्वायर की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये वाली होगी 1/2। बस मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, मान रखा है, और बाकी मैंने जो ये इसकी रूट की पावर थी, रूट को उठाकर इसकी पावर 1/2 लिख दी है। ओके, अब इसके बाद देखो E नेट इज इक्वल टू 2KQ और ये इंटू में A आ जाएगा, अपोन में देखो R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, और इसकी क्या है 1/2। दोनों मतलब कि दोनों की जगह ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर सेम है, यहाँ पे भी क्या है R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर, दोनों की घात अलग अलग है, दोनों गुणा में है, तो क्या हो जाएंगे, इसकी दोनों की घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़कर यानी 1 और 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, ये पावर हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, आपने एक और टॉपिक पढ़ा होगा, मतलब इसका होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
ओके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, यानी इसे बोलते हैं कि इसकी परिभाषा, सामान्य परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी परिभाषा होती है कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण को ले लिया मैंने, जैसे प्लस ले लो माइनस ले लो, इसका मैंने एक परिमाण ले लिया है। इस परिमाण को अगर उसके अल्प विस्थापन 2a से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। यानी P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2a, इस प्रकार से होगा। तो यानी Q इंटू 2a, यानी कि ये वाले जो है ना, ये वाले ये मिलकर क्या बन जाएंगे, P बन जाएंगे। ओके, तो ये हो गया E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा लगभग जो डेरिवेशन था वो सोल्व हो गया। बाकी बस एक स्टेप बची है, ये देखो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये माइनस के क्यू आवेश और प्लस के क्यू आवेश, मैंने आपको बताया था द्विध्रुव की परिभाषा अल्प विस्थापन 2a, यानी कि जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है ना वो एकदम बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा माइक्रो में होती है। बाकी जो हम जो बिंदु लेते हैं उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दूरी के मुकाबले में ये वाली दूरी क्या होती है, एकदम नगण्य के बराबर होती है। तो ये हम ले लेते हैं कि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर वो ए स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने, नगण्य मानने पर, ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है, नगण्य मान लिया मैंने ए स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये बन गया हमारा ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो घात पर अगर घात हो तो वो क्या हो जाती है, ये देखो इस प्रकार से, जैसे ए है, ए की पावर m है, की पावर क्या हो n हो, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ए की पावर m है, यानी दोनों पावर क्या हो जाती है, परस्पर गुणा हो जाती है। तो ये देखो ये हो जाएगी ई नेट इज इक्वल टू 2 को 2 गुणा 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ई नेट की पावर आ जाएगी हमारे के पी अपॉन में आर क्यूब। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, जो हमने निकाला था ना विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, वो होता है हमारा ये वाला, यानी कि के पी अपॉन में आर क्यूब वो हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी ना उसका व्यंजक आ गया अगर निरक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो। ओके, अब जो अक्ष वाला है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बता देना।